नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका राजस्थान सीईटी चैनल पर। और आज की जो साइंस की क्लास है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी की है। इसमें अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी काम आती है, शब्दावलियाँ कौन कौन सी है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से फील्ड होते हैं, क्लोनिंग क्या होती है। तो मेन मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है और बहुत अच्छा प्रश्न पुटअप हो सकता है। अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जहाँ समझ में नहीं आता कमेंट कर दीजिएगा। और मैंने तो ये थोड़ा सा आरबीएससी के पैटर्न के हिसाब से लिया है। आप इसको और डिटेल में पढ़िएगा, कुछ जैसे और अधिक आपको कुछ चैप्टर्स मिलते हैं तो वो और अधिक आप डिटेल एनालिसिस कीजिएगा। ये जो मैंने चैप्टर लिया है उसमें आपके जो स्तर है, लेवल है, उसके हिसाब से लिया है। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है? तो जैव का मतलब सजीव। सजीव कैसे हो सकते हैं? या तो जंतु हो सकता है या पादप हो सकता है। तो जंतु या पादप के किसी भी भाग से मानव के उपयोग के लिए या उसके रक्षार्थ के लिए कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है? सबसे पहली बात, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी। फिर अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो किसने लिया। तो बायोटेक्नोलॉजी इस शब्द का प्रयोग किया था 1917 में, 1917 में हंगरी ने। हंगरी के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कार्ल इरेकी ने। तो पहला प्रश्न यहाँ से पुटअप हो रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द किसने दिया था? तो दिया था कार्ल इरेकी ने, हंगरी के निवासी थे और 1917 में दिया था। क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी? सजीव घटक जैसे पादप हो या जंतु हो, पादप या जंतु या उनके कोई भी अवयव या कोई भी पार्ट हो गया, उसका उपयोग करके, जैसे डीएनए का उपयोग करके, जीन का उपयोग करके, स्टेम सेल का उपयोग करके मानव उपयोगी तथा रक्षा उत्पादों का निर्माण किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी से मानव के उपयोग के लिए किसी भी सजीव का उपयोग लिया जाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आता है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र के नहीं, फील्ड के आधार पर अपन को 4 भागों में बांट सकते हैं। एक ग्रीन, दूसरा ब्लू, तीसरा रेड और चौथा व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? ऐसी बायोटेक्नोलॉजी या ऐसा क्षेत्र जो कृषि, सीधी सी बात है, ग्रीन से शब्द याद आ जाएगा कृषि, इको यानी पर्यावरण। तो कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में यदि कोई बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है। दूसरा अपन देखें ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू का मतलब नीला। तो नीली जो जैव प्रौद्योगिकी है वो समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला। वैसे याद रह जाएगा। तो समुद्री जीव का जो क्षेत्र है या समुद्री जीवों के क्षेत्र में यदि कोई बायोटेक्नोलॉजी का यूटिलाइज हो रहा है तो कैसा है? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। फिर है रेड बायोटेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वो कौन सी होगी? रेड बायोटेक्नोलॉजी होगी, लाल जैव प्रौद्योगिकी होगी। फिर है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी या सफेद जैव प्रौद्योगिकी, वो होगी औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। तो 4 प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड होते हैं। पहला होता है ग्रीन, दूसरा ब्लू, तीसरा रेड और चौथा व्हाइट। ग्रीन कृषि के क्षेत्र में आप क्या क्या करते हो? जैसे संकरित बीज का निर्माण कर दिया, हाइब्रिड सीड का निर्माण कर दिया, कीटनाशक पादप का निर्माण कर दिया, जैसे अपन बीटी कॉटन सुनते हैं, जैसे अपन सुनते हैं बीटी सरसों सुनते हैं, बीटी कपास सुनते हैं। तो ये ध्यान रखना इसमें ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। फिर कोई ऐसे फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का निर्माण कर दिया, जैसे केचुए के माध्यम से अपने वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर दिया, वर्मी कंपोस्ट या कृमि युक्त खाद। तो कृमि का मतलब केंचुए का प्रयोग करके अपन ऐसी खाद का निर्माण कर दिया जो बहुत अधिक क्या हो? उपजाऊपन पैदा करे। फिर वर्मी कंपोस्ट खाद, केंचुए की सहायता से उर्वरक कैसे निर्माण कर दिया अपन ने। तो ये हो गए ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। समुद्री जीवों के क्षेत्र में क्या किया? जैसे क्लेथरेट नामक जो जीव है, जैविक ईंधन का निर्माण करते हैं। किससे? क्लेथरेट नामक समुद्री जीव से जैविक ईंधन का निर्माण, बायोफ्यूल का निर्माण कर दिया। तर्तीक शैवाल यानी जो तर्तीक शैवाल से होते हैं उसका उपयोग अपन किस खाने में कर सकते हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से फूड के रूप में। रेड बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में, जो जांच के रूप में जैसे पीसीआर जांच हो गई, उपचार के रूप में जैसे स्टेम सेल का अपन ने कोई उपयोग करके कोई अंग का निर्माण कर दिया या कोई पार्ट का निर्माण कर दिया शरीर के किसी भी विभिन्न प्रकार के अंगों का प्रत्यारोपण, एक अंग का प्रत्यारोपण दूसरे क्षेत्र के अंदर।
फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस प्रकार का जो सारा क्षेत्र है वो रेड बायोटेक्नोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो गया। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, जैसे किण्वन, फर्मेंटेशन, किण्वन के माध्यम से जैसे खमीर बनाते हैं, बियर बनाते हैं, तो शराब उद्योग में बायोपेस्ट के रूप में, और ये डीएनए फिंगरप्रिंट इस साइड आ गई है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट इसमें आ गई चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर। तो 4 प्रकार की क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र होते हैं। फिर अपन आगे देखते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। कृषि के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में यदि बायोटेक्नोलॉजी का यूटिलाइज हो रहा है तो वो है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे संकरित हाइब्रिड बीजों का निर्माण कर दिया अपन ने, कीटनाशक पादपों का निर्माण, कीटों के नाश करने वाले पादप, जैसे कपास था, कपास को कीट खाता था पहले, सामान्य कपास को, लेकिन ऐसी कीटनाशक पादप यानी कपास का निर्माण कर दिया जो अब कीट को ही मारना शुरू कर दे, जैसे बीटी कपास या बीटी बैंगन, बीटी सरसों हो सकती है। अब देखो प्रश्न एग्जाम में यहां से पुटअप होता, बीटी क्या है? बीटी का मतलब होता है एक जीवाणु का नाम है, बैसिलस थूरियंसिस, बैसिलस थूरियंसिस। यदि आपसे पूछे बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस थूरियंसिस। एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, इसका काम क्या होता है? तो बैसिलस थूरियंसिस को आप जिस पादप में डाल रहे हो उस पादप में डालने के बाद में एक जीन होता है क्राइजीन, इस क्राइजीन के माध्यम से प्रोटीन का निर्माण होता है और ये प्रोटीन विष का काम करता है, तो विष प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये विष प्रोटीन जैसे कपास के जो रुई होती है उसमें उपस्थित है। अब जैसे ही कोई कैटरपिलर खाएगा, कीट खाएगा, तो इस प्रोटीन विष को भी खाएगा और प्रोटीन विष के कारण क्या होता है, वो कीट मर जाता है। तो इस प्रकार से पादपों का निर्माण होता है, तो अधिक फसल बनती है, कीटों का कोई नुकसान नहीं होता है। बैसिलस थूरियंसिस इसके कारण से क्राइजीन का निर्माण होता है जो विष के लिए जिम्मेदार जीन होता है और प्रोटीन विष का निर्माण करता है। बैक्टीरिया के जीन कॉटन या बैंगन के पादप में डाले गए, इन पादपों का सेवन कीटों द्वारा करने पर वो कीट मर जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, 2009 में बैंगन, बीटी बैंगन पर रोक लगा दी गई, क्योंकि बीटी बैंगन जब अपन खाते भी तो हैं, अब खाएगा तो नुकसान भी होएगा। बीटी सोयाबीन का निर्माण, बीटी मक्का का निर्माण, फिर सी जैविक उर्वरकों का निर्माण, बायो फर्टिलाइजर का निर्माण। दूसरा है ब्लू बायोटेक्नो। ब्लू का मतलब समुद्री जीवों का उपयोग, तो समुद्री जीवों का उपयोग क्लेथरेट ईंधन का उपयोग करना, जैसे क्लेथरेट जो समुद्री जीव है उसका उपयोग बायोफ्यूल या फिर ईंधन के रूप में करना। रेड बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में, तो किस काम से? रोगी की जांच करने के लिए, रोगी का उपचार करने में, टीकों का निर्माण करने, स्टेम कोशिका का उपयोग करने, सेल से अंगों का निर्माण यानी स्टेम सेल से किसी भी ऑर्गन का निर्माण करना हो, अंग प्रत्यारोपण के लिए स्टेम कोशिका की सहायता से अंगों का निर्माण करना, ये रेड बायोटेक है। फिर है व्हाइट बायोटेक यानी औद्योगिक इकाइयों में आप किस प्रकार से उपयोग लेते हैं, शराब बनाने में, बेकरी बनाने में, बायोपेस्ट बनाने में, इस प्रकार से। फिर इसकी विधियां क्या है? तो देखो 2 प्रकार की विधियां थी बायोटेक्नोलॉजी की, पहले भी चलती थी, वर्तमान में भी चलती। पहली कौन सी? फर्मेंटेशन या किण्वन। फर्मेंटेशन किण्वन आपने देखा हो, दूध से दही जमना, दूध से दही बनने की प्रक्रिया पहले भी चलती थी, तो ये परंपरागत विधि है फर्मेंटेशन या किण्वन। उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। संकरण या हाइब्रिडेशन, जैसे एक प्रजाति या एक नस्ल है कोई, उस दूसरी नस्ल के साथ क्रिया करवा के एक और नई नस्ल का प्राप्ति करना, ये संकरण का एग्जाम्पल हो गया। तो ये पहले परंपरागत विधियां थी। अब वर्तमान में कौन कौन से, जैसे स्टेम सेल पढ़ते हैं, क्लोनिंग पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेट डीएनए विधि पढ़ते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखना भाई, एग्जाम में आ सकता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन थेरेपी हो गई, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे की सारी नई विधियां हो गई। एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे क्या चीजें होती है। पहला है संकरण। संकरण का मतलब होता है अलग अलग नस्लों को मिलाकर एक नई नस्ल पैदा करना। जैसे कोई एक नस्ल है, उसमें कुछ अच्छे गुण हैं, दूसरी नस्ल है उसमें कुछ अच्छे गुण हैं, और दोनों को मिला दिया तो दोनों का जो संयुग्मन होने से क्या होगा, उसके अच्छे लक्षण और इसके अच्छे लक्षण मिलकर एक नई नस्ल का निर्माण होता है, जिसमें बहुत उच्च किस्म के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं।
तो उच्च किस्म की नस्लें तैयार करने के लिए संकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वांछित गुण हो, जिसमें आपको जो चाहिए वो गुण उपस्थित हो। उदाहरण के तौर पर ब्रैगुस गाय बनाई थी अपन ने। कैसे बनाई थी? भारतीय ब्रह्मा सांड था और अमेरिका की गाय थी हेबरडीन। उन दोनों के संकरण से क्या निर्माण हुआ? ब्रैगुस गाय हुआ, जो बहुत अधिक दूध देती है। जैसे कहते हैं अमेरिकन गाय। खच्चर या मेल, इसका निर्माण होता है नर गधे से और मादा घोड़ी से। खच्चर बांध होता है लेकिन बहुत अधिक वजन होता है वो, तो खच्चर का निर्माण अपन ने संकरण के माध्यम से किया। अगला है, देखो अब कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा मानता हूं कि एग्जाम में सीधा प्रश्न पुटअप होगा। आपको दे देंगे कि पादप संवर्धन में किस कोशिकाओं का उपयोग लिया जाता है, वो क्या कहलाता है, कौन सा पार्ट कहलाता है। पहला कैलस। कैलस क्या चीज होती है? माना कि कोई आपने पादप की कोशिका ली, उस कोशिका में कुछ कोशिकाओं का समूह बना, ये क्या है? कैलस है। आपने किसी प्लांट्स को चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाने पर उस चोट वाले भाग में कोशिकाओं ने वृद्धि कर दी, वो कैलस है। घाव युक्त स्थान पर बना घाव उत्तक कैलस होता है। पादप संवर्धन में इसका उपयोग होता है, टिश्यू कल्चर में। दूसरा, अव्यवस्थित ट्यूमर जैसी संरचना होती है। दूसरा, डीएनए लाइगेज एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दो चीजें समझिएगा, एक तो होता है लाइगेज, 2-3 जगह अपन इसकी चर्चा करेंगे। एक होता है लाइगेज और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये दो एंजाइम आप पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। लाइगेज तो ऐसा होता है जोड़ने वाला, ऐसा एंजाइम जो डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए के खंडों को तोड़ने का कार्य करता है। ये दोनों ध्यान रखना। डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डीएनए के खंडों को तोड़ने का, चीर फाड़ करने का कार्य करता है। इसलिए डीएनए का चाकू कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। पुनः संयोजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? कृत्रिम प्रयोगशाला में किसी जीव के मूल डीएनए में हेरफेर करके उसकी संरचना में परिवर्तन कर देना। इस परिवर्तित डीएनए को पुनः संयोजी डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। समझिएगा कैसे, देखो माना कि ये कोई डीएनए है, इस डीएनए में कुछ खास बात है, कोई खास जीन है और इस खास जीन के कारण खास लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। इस खास जीन को निकालकर अपन ने इस दूसरे डीएनए में डाल दिया, जिस डीएनए में अपन को चाहिए होता है। अब जो इसकी संरचना में परिवर्तित हुआ है, ये कैसा है डीएनए? अब पुनः संयोजित डीएनए है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इस डीएनए के खंडों को काटना, जोड़ना, अन्य जीवों से संकलित करना पुनः संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो पुनः संयोजी का मतलब होता है किसी डीएनए में कोई खास आपको चीज लगी, उसको काटा और दूसरे डीएनए में जोड़ दिया। अब जो दूसरा डीएनए है वो कैसा कहलाएगा? पुनः संयोजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। प्लाज्मिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम आ चुका है। प्लाज्मिड क्या होता है? तो जब आप जीवाणु की संरचना देखते हैं तो उसमें एक गोल नुमा संरचना दिखती है। माना कि ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है। इस डीएनए के अलावा भी एक डीएनए जैसी संरचना होती है, और डीएनए होता है वो, तो वर्तुल डीएनए जीवाणु में एक एक्स्ट्रा रूप में पाया जाता है, वही होता है क्या? प्लाज्मिड। कुछ जीवाणुओं में गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा या अतिरिक्त डीएनए, वर्तुल डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवाणु में एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है वो प्लाज्मिड कहलाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, REN, ये क्या करता है? वो एंजाइम जो गुणसूत्र में निश्चित बिंदुओं पर चीरा लगाकर खंडों को अलग करता है। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो काटेगा, अलग अलग करेगा, जबकि लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है। क्लोनिंग, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से संपूर्ण डीएनए या किसी जीन की कई प्रतियां तैयार की जाती है। आप सीधी सी बात है, क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी में क्लोनिंग प्रक्रिया होती है, इसमें एक जनक ही भाग लेता है, एक जनक ही भाग लेता है, और एक जनक के माध्यम से क्या होता है? नई नई प्रतियां या क्लोन तैयार किया जाता है। इसको विस्तृत करेंगे एक बार। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो देखो, कर्तोतक या एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट क्या होता है? माना कि मैंने कोई पौधा लिया, इस पौधे के मैंने इस शाखा को तोड़ा और इस शाखा से मैं वापस कोई पौधा बना रहा हूं, तो ये जो शाखा मैंने तोड़ के ली है ये कहलाएगी एक्सप्लांट। यानी जिस भाग का आप उत्तक संवर्धन में प्रयोग कर रहे हो वो कहलाता है एक्सप्लांट।
पादप का अलग किया भाग जो उत्तक संवर्धन में काम में लिया जाता है कर्तोतक या एक्सप्लांट कहा जाता है। फिर इंटरफेरॉन, माना कि कोई वायरस आ गया, वो वायरस के प्रति यदि कोई पादप या जंतु क्रिया कर रहा है तो क्या होता है, वो इंटरफेरॉन का निर्माण कर रहा है। जब वायरस उत्तकों पर आक्रमण करते हैं तो उत्तक प्रोटीन का निर्माण करते हैं और यही प्रोटीन क्या होता है, प्रति विषाणु कारक होता है, एंटी वायरल एजेंट होता है, इन्हें इंटरफेरॉन कहा जाता है। यानी कोई वायरस किसी पे आक्रमण करता है, टिश्यू पे, उत्तक पे, अब उत्तक के द्वारा क्या होता है, एक एंटी वायरल एजेंट का निर्माण होता है जिसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। फिर निफ्जीन, इंपॉर्टेंट है ये भी। निफ्जीन का मतलब होता है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीन, निफ्जीन कहलाते हैं। ये भी कई बार पूछा हुआ है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, निफ्जीन कहलाते हैं। ठीक है। फिर है बायो पेटेंट। जैव पेटेंट क्या होता है, माना कि मैंने किसी नई प्रजाति का विकास किया, अब उस नई प्रजाति केवल मेरे द्वारा विकास की गई, तो मैं मेरी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा किस आधार पर करूंगा। एक और एग्जांपल, जैसे आपने कोई मूवी बनाई, उस मूवी का कॉपीराइट मिलता है कि इस प्रकार की मूवी मैंने बनाई, कोई और अधिक मेरे बिना पूछे कोई उपयोग नहीं लिया जा सकता। तो ये पेटेंट करवाते हैं, कहते हैं ना, मजाक मजाक में भी कहते हैं तो तेरा पेटेंट करवा दे यदि किसी को देना नहीं है तो वो पेटेंट का मतलब होता है जीवों में बौद्धिक संपत्ति की रक्षा एवं उसे व्यक्तिगत मान्यता देने के लिए उसका कानूनी संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो कानूनी संरक्षण के लिए जैव पेटेंट, यानी कोई जीव की प्रजाति की खोज कर दिया आपने या फिर कोई प्रजाति बना दिया, यदि कोई प्लांट है, माना कि जैसे खेजड़ी है, खेजड़ी की छोटी अवस्था में ही उसके फली का विकास हो जाए, तो ऐसी प्रजाति आपने कोई बना दी, तो उसका आपको पेटेंट करवा दिया आपने कि भाई मैंने बनाई है। तो अब आपकी अनुमति के बिना कोई दूसरा उसको बना नहीं सकता और दूसरा कोई उसका उपयोग ले नहीं सकता। और सरकार द्वारा प्रदत्त यही कानून क्या होता है, पेटेंट कहलाता है। तो बौद्धिक संपत्ति की रक्षा के लिए व्यक्तिगत या फिर व्यक्तिगत मान्यता देने के लिए क्या होता है, कानूनी संरक्षण दिया जाता है जैव पेटेंट के अंदर। पेटेंट एक सरकारी अनुदान है। पेटेंट क्या है, एक सरकारी अनुदान है जो सीमित समय अवधि के लिए व्यक्ति को अपने आविष्कार के विकास का उपयोग और व्यवसाय के विशेष अधिकार प्रदान करता है। माना कि मैंने किसी प्लांट का फॉर्मेशन किया, कोई ऐसी प्रजाति बना दी पादप की, जैसे मटर की कोई प्रजाति बनी और जो बहुत अधिक मटर पैदा करती हो, तो अब वो मेरे सिवा कोई बना नहीं सकता, मैंने पेटेंट ले लिया, तो मुझे व्यापार का भी अधिकार है कि मैं ही इसको बेच सकता हूं। इस प्रकार से जीवों एवं उनसे संबंधित अवयवों से संबंधित पेटेंट क्या कहलाता है, जीव पेटेंट। तो पेटेंट का मतलब तो अलग चीज है, और जैव पेटेंट क्या होता है, जीवों से संबंधित कोई तत्व है या कोई अवयव है, इस प्रकार का कोई बनाया है आपने, तो कैसा कहलाएगा, जैव पेटेंट। जैसे सूक्ष्म जीवों में विभेद हेतु कोशिका क्रम का निर्माण करना, आनुवांशिक रूपांतरित, अपन कहते हैं ना जीन ट्रांसपोर्ट, जीटी पादप है ना, जीन फॉर्मेशन प्लांट, यानी कोई जीन का रूपांतरण कर दिया आपने। जंतु डीएनए सारक्रम, डीएनए सारक्रमों द्वारा केंद्रित प्रोटीन का निर्माण, विभिन्न प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं, उत्पादन प्रक्रियाएं, उत्पादों के लिए अनुप्रयोग के लिए दी जाती है। कैसा कह सकते हैं कि भाई कोई डीएनए कोई रूपांतरण किया आपने किसी प्लांट्स के अंदर, कोई किसी प्रजाति के अंदर, तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से होता है बायो पेटेंट। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, वो ये पूछा जाएगा पेटेंट कानून कब लागू हुआ। तो जैव पेटेंट कानून 1970 में लागू हुआ, 20 अप्रैल 1972 को प्रभावी हुआ। 1970 में कानून आया और 1972 में क्या हुआ, प्रभावी हुआ। और पेटेंट 20 वर्षों के लिए क्या होता है, जैव पेटेंट 20 वर्षों के लिए मान्यता रखता है। यह प्रश्न पूछा हुआ है। जैव नैतिकता, बायो इथिकल क्या होती है। नैतिकता का मतलब होता है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, वो कार्य करना उचित है या नहीं है, उसकी जो जानकारी देती है वो नैतिकता देती है, इथिक्स देती है। तो इथिक्स हर जगह होती है। तो यदि उस इथिक्स का उपयोग जैविक रूप में हो रहा है तो बायो इथिक्स है। माना कि कोई आप ऐसी खोज कर रहे हैं और चूहों का बार बार उपयोग ले रहे हैं, तो क्या चूहों पर बार बार आप जब उपयोग ले रहे हैं उसका शोषण नहीं हो रहा है, क्या चूहों को हानि नहीं पहुंच रही है, या चूहों को दर्द नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो आप उसकी एथिक्स या फिर इथिक्स के हिसाब से तो वो गलत है। तो बायो इथिक्स का मतलब क्या होता है कि नैतिकता के ऐसे मानकों या मापदंडों का समूह
जिसके आधार पर कोई व्यक्ति या समुदाय अपने व्यवहार का नियमन करता है। माना कि कोई नियम है विशेष प्रकार के, उसके आधार पर कोई व्यक्ति नियमों का पालन कर रहा है और ये निश्चित कर लेता है कि कौन सी क्रिया करना कौन सी क्रिया करने योग्य है और कौन सी क्रिया करनी योग्य नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी में प्राणियों का उपयोग उनके लिए उत्तरदायी है। किसी जाति के जीनों को अन्य जाति के स्थानांतरित कर हम उस जाति की पहचान को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। माना कि कोई प्रजाति है, उस प्रजाति के आपने लक्षण लिए और दूसरे में डाल दिए, अब धीरे धीरे वो प्रजाति जिसके आपने लक्षण लिए धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। किसी प्रजाति को आप नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो जैव इथिक्स के खिलाफ है, जैव नैतिकता के खिलाफ है। क्या जैव प्रौद्योगिकी से पर्यावरण को खतरा तो नहीं हो रहा है? ये भी इसका उत्तर देती है जैव एथिक्स। बायोटेक्नोलॉजी के उद्देश्य, बायोटेक्नोलॉजी क्यों अपन उपयोग ले रहे हैं? तो उन उत्पादों का उत्पादन करना जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन संसाधनों की खोज करना या उपयोग जो अभी तक अनुपलब्ध है, जो है ही नहीं, उनकी खोज करना बाकी रहेगी, तो उस संसाधनों का या उन संसाधनों की खोज करना या उनका यूटिलाइज करना। औद्योगिक प्रक्रमों में लागत कम करने हेतु नई तकनीक का विकास करना और सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों का उत्पादन करना और अधिक गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट का निर्माण करना, ये सारे जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्य होते हैं। स्टेम सेल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। स्टेम सेल क्या होती है? देखो, माना कि मेरे हाथ में कोई कोशिका है, उस कोशिका से बहुत अधिक कोई कोशिकाएं बन जाए या पूरे शरीर का निर्माण कर दे या किसी अंग का निर्माण कर दे, वो ऐसी कोशिका स्टेम या स्तंभ कोशिका कहलाती है। स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका कहलाती है। तो स्तंभ कोशिका किसे कहते हैं? ऐसी कोशिका जो और अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर सके या पूरे अंगों का निर्माण कर सके, वो कहलाती स्टेम सेल। जीवन में पाई जाने वाली ऐसी कोशिका जिससे बहु कोशिका उत्तक का निर्माण किया जा सकता है, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी में शामिल होती है स्टेम सेल। अब स्टेम सेल दो प्रकार की होती है अंगों के निर्माण के आधार पर। पहला होती टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है टोटल का मतलब पूर्ण सख्त, जो सब बना सके। दूसरा होता प्लूरीपोटेंट। प्लूरी का मतलब बहु सख्त कोशिका, जो कुछ हद तक बना सके। तो सीधी सी बात है, जो सभी प्रकार के अंगों का निर्माण कर सकती है वो कहलाती है टोटीपोटेंट कोशिका या टोटीपोटेंट स्टेम सेल। और केवल विशिष्ट अंगों का ही निर्माण कर सके वो कहलाती प्लूरीपोटेंट कोशिका या कह सकते हैं बहुसक्त स्तंभ कोशिका। जैसे आप देखते हो भ्रूण आप समझते हैं। माना कि कोई भ्रूण है, नर शुक्राणु और मादा अंडाणु, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। अब इस युग्मनज में पूरी क्षमता होती है कि पूरे के पूरे शरीर का निर्माण कर दे। आप देखते हो शुक्राणु एक कोशिका है, अंडाणु एक कोशिका, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज, जाइगोट बनाते हैं। और उस जाइगोट से पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण हो रहा है, यानी उसमें पूर्ण क्षमता है। इसका मतलब टोटीपोटेंसी की क्षमता पाई जाती है। तो भ्रूणीय स्टेम कोशिका भी क्या इसको कहते हैं, और इसमें पूरी क्षमता होती है कि वो पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण कर सके, पूरे अंगों का निर्माण कर सकती है। गैस्ट्रूला अवस्था से पहले कोशिका में टोटीपोटेंसी पाई जाती है। देखो, युग्मनज बनने के बाद में क्या बनता है? 16 कोशिकाओं की अवस्था बनती है, कोरक कहते हैं उसको। कोरक के बाद में आगे लगातार गैस्ट्रूला वगैरह ये अवस्था बनती है, और गैस्ट्रूला अवस्था तक जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं पूरे के पूरे शरीर का निर्माण कर सकती है, इसलिए उसे बहुसक्त कोशिका कहते हैं। इसमें टोटीपोटेंसी पाई जाती है। कोरक कोशिकाएं भी कैसी होती है? कोरक कोशिका मतलब युग्मनज, जैसे ये नर शुक्राणु और मादा अंडाणु मिला जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद में क्या होगा? 16 कोशिकाओं की अवस्था बनेगी और उसे बोलते हैं कोरक कोशिका। और यही कोरक कोशिका में भी क्या होती है? पूरे शरीर निर्माण की क्षमता होती है, इसलिए इसमें भी क्या पाई जाती है? टोटीपोटेंसी या फिर पूर्ण सख्ता पाई जाती है। प्लूरीपोटेंसी के एग्जाम्पल, जैसे कोई अस्थि मज्जा बन गई। अस्थि है, ये हड्डी है, इस हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा है। इस अस्थि मज्जा की कोशिकाओं से आरबीसी बन सकती है, डब्ल्यूबीसी बन सकती है, प्लेटलेट्स बन सकते हैं। इसका मतलब इसमें भी कुछ अंग बनाने की क्षमता है, कुछ कोशिका बनाने की क्षमता है।
तो ऐसी कोशिकाएं जो कुछ अन्य कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, कोई विशिष्ट अंगों का निर्माण कर सकती है, वो कहलाती प्लूरिपोटेंसी या बहुसक्त कोशिका। जैसे आप अस्थि मज्जा देखते हो, कार्डियक टिश्यू यानी हृदय ऊतक देखते हो, ब्रेन टिश्यू यानी मस्तिष्क टिश्यू देख रहे हो, उनसे जो प्राप्त कोशिकाएं होती है वो सारी प्लूरिपोटेंसी होती है। प्लेसेंटा अपरा से प्राप्त कोशिका, प्लेसेंटा समझते हैं आप, वो नाल जो माता के गर्भाशय को शिशु से जोड़ते हैं, जो एम्ब्रियो होता है अंदर, भ्रूण होता है, भ्रूण से जोड़ने वाला जो नाल होता है वो कहलाता है प्लेसेंटा या अपरा। तो उसमें भी ये क्षमता पाई जाती है। जितनी कम कोशिका विभेदित होगी, माना कि कोई कोशिका है, वो जितनी कम विभेदित होगी उतनी उसमें ज्यादा क्षमता पाई जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो आप, युग्मनज जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसे बनता है? मेल और फीमेल के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। माना कि शुक्राणु और अंडाणु से मिलकर बना जाइगोट। ये जाइगोट अविभेदित होता है, इसलिए इसमें कौन सी क्षमता पाई जाती है? टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी की क्षमता पाई जाती है। पूर्ण सक्त कोशिका है। कोरक कोशिका बनी, 16 कोशिका की अवस्था बनी, यानी आंशिक विभेदित है, अभी तक पूरी विभेदित नहीं है, फिर भी कैसी इसमें टोटिपोटेंसी पाई जाती है, टोटिपोटेंसी पाई जाती है। फिर रक्त उत्पादक स्तंभ कोशिका या अस्थि मज्जा की कोशिका बनती है। जैसे और अस्थि मज्जा की कोशिका कैसी बनाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। लेकिन ये पूरे के पूरे अंगों का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए कैसी कोशिका? ये अस्थि मज्जा बहुसक्त कोशिका है। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनसे कोई भी प्रकार की क्या, कोई भी अंग या कोई भी कोशिका निर्माण नहीं हो सकती, तो वो कैसी होती है? असक्त कोशिका होती है। यहां तक समझिए, स्टेम सेल का मतलब ऐसी कोशिका होती है जिसके माध्यम से नए अंग बन सकते हो, नई कोशिका बन सकती हो। लेकिन जितनी कम विभेदित होगी उतनी ज्यादा क्षमता होगी, क्योंकि जितना पर्टिकुलर डिवाइडेशन हो गया तो वो तो उस अंग का ही निर्माण करेगी। जैसे आप समझो इस चीज को, नर और मादा का शुक्राणु और अंडाणु मिला, जाइगोट का निर्माण किया। जाइगोट पूरे बॉडी का निर्माण कर सकता है, अविभेदित है, इसका मतलब पूर्ण सक्त कोशिका है। दूसरा आंशिक विभेदित, यानी थोड़ा सा इसका विभाजन होगा, कोरक का निर्माण होगा, और कोरक 16 कोशिकाओं की अवस्था होती है, फिर भी विभेदित इतनी ज्यादा नहीं होती, ये तब भी कैसी है? पूर्ण सक्त कोशिका है। फिर रक्त उत्पादक स्तंभ कोशिका, इनसे बनती, माना कि अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा कुछ कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, लेकिन पूरी कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकती, इसलिए कैसे है? वो बहुसक्त है, पूर्ण सक्त नहीं है। अब इससे बनी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किसी नई कोशिका का निर्माण नहीं कर सकती, इसलिए वो कैसी है? असक्त कोशिका है, कोई इसमें सक्त पाई ही नहीं जाती है। फिर क्लोनिंग क्या होती है? बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, इसको ढंग से पढ़ेंगे, प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन में एक जनक भाग लेता है, या तो वो मादा होगी या वो नर होगा। उनकी कोशिकाओं से ही क्लोन का निर्माण किया जाता है, यानी इसमें एक जनक भाग लेता है, या तो माता होगी या पिता होगा, और उस एक जनक के नर या मादा के अलैंगिक जनन से, यानी लैंगिक जनन इसमें नहीं होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अलैंगिक जनन से क्या होता है? क्लोन का निर्माण होता है। जिन्हें संतति नहीं माना जा सकता है, केवल उसे क्लोन ही माना जा सकता है। क्लोन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोनिंग कहा जाता है। अभी हाल फिलहाल के एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि सबसे पहला क्लोन किसका बना था, और मेरे से जो ये जैव प्रौद्योगिकी की क्लास पढ़े थे उनकी ये प्रश्न गलत नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार इसको नोट करवाया है। तो सबसे पहले किसका बना था? मेडक का बना था 1950 में। उदाहरण पादप क्लोनिंग। तो पादप क्लोनिंग में क्या होता है? जीन हेरफेर से जीन रूपांतरित कोई पादप विकास करना हो गया। जैसे लाइसिन प्रचुर दालें, विटामिन ए से भरपूर चावल, जिसे आप बोलते हैं सुनहरे चावल या गोल्डन राइस, सुनहरे चावल या गोल्डन राइस। जीन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होते हैं? जीन का रूपांतरित करते हैं। ऐसे चावलों में, जो चावल सामान्य होते हैं, उसमें विटामिन ए उत्पादन करने वाले जीन डाल दिए जाते हैं, जिससे उस चावल में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है, तो गोल्डन राइस।
इनका निर्माण करना हो। अब देखो पशु का क्लोनीकरण अपने बताया डोली भेड़, उदाहरण के तौर पर डोली भेड़ का लेते हैं। डोली की माँ है, उस डोली की माँ की अपन ले ली अंड कोशिका। डोली भेड़ थी, उस डोली भेड़ का निर्माण कैसे हुआ समझो आप। तो डोली भेड़ की माँ की अपन ले ली एग सेल यानी अंड कोशिका ले ली। उस अंड कोशिका माना कि अंड कोशिका ले ली, इसमें होता है केंद्रक, इस केंद्रक को अपन निकाल दिया बाहर। वैसे के वैसे अपन ने उस डोली भेड़ के किसी भी शरीर की कोशिका ले ली, कायिक कोशिका ले ली, शरीर की कोई भी कोशिका ले लो, ये तो लैंगिक कोशिका अंड कोशिका, लेकिन जो दूसरी कोशिका ले रहे हैं वो कोई भी कायिक कोशिका कहीं भी ले सकते हैं, पूर्ण विभाजित कोशिका होती है, उसका अपन ने ले लिया केंद्रक। केंद्रक पृथक्करण करते हैं। आप समझो इस चीज को, देखो ये डोली की मां है, ठीक है। इस डोली की मां में आप दो चीजें नोट करोगे, एक तो लोगे अंड कोशिका यानी एग सेल, और दूसरी लोगे कायिक कोशिका, कहीं से भी ले सकते हो आप। ये दो कोशिकाएं ली। अब इस कोशिका में क्या करोगे आप, जो अंड कोशिका होती है, माना कि अंड कोशिका है और एक कायिक कोशिका है, इस अंड कोशिकाओं में से आपने क्या किया, केंद्रक को बाहर निकाल दिया, केंद्रक निष्कासन किया, इस केंद्रक को बाहर निकाला, जबकि जो ये कायिक कोशिका है उसके केंद्रक को आपने बाहर निकाला, और इस वाली जो अंड कोशिका है उसमें क्या डाल दिया, ये केंद्रक डाल दिया, तो ये केंद्रक डाल दिया, इस वाला इसमें डाल दिया। अब ये जो कोशिका बनी है, इस कोशिका के विदलन होने के बाद में डोली की जो मां थी, डोली की मां के गर्भाशय में डाल दी, डोली के मां के गर्भाशय में डाल दी, जिससे किसका निर्माण हुआ, डोली का निर्माण हुआ। केंद्रक निष्कासन किया, केंद्रक रहित अंड कोशिका बनी, और यहां से केंद्रक पृथक्करण किया, इसमें अपन ने डाल दिया। अब समझिएगा, जो कायिक कोशिका थी उसमें जो केंद्रक था वो कैसा था, 2n था, n नहीं था, क्योंकि अंड कोशिका में जो केंद्रक होता है वो n होता है, यानी इसमें एक गुणित होती कोशिका, जबकि ये जो कायिक कोशिका होती है वो कैसी होती है, द्विगुणित। आप इसको समझो, जैसे यहां से मैं कोई कोशिका लेता हूं द्विगुणित है, लेकिन जो शुक्राणु की कोशिका है या अंडाणु की कोशिका वो एक गुणित है, n है। डायग्राम से समझिएगा आप इसको। 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने क्लोन से पैदा की थी डोली भेड़, और उस सेंटर का नाम था रोजलिन, रोजलिन सेंटर ऑफ स्कॉटलैंड, रोजलिन रिसर्च इंस्टीट्यूट था, रोजलिन सेंटर ऑफ स्कॉटलैंड। यहां से इसका क्या हुआ, डोली भेड़ का निर्माण किया गया। कब किया था, 5 जुलाई 1996 में। किसने किया था, इयान विल्मुट ने किया था, यह भी ध्यान रखना, इयान विल्मुट की टीम ने किया था। 7 महीने बाद 22 फरवरी 1997 को दुनिया के बारे में डोली को बताया गया। 14 फरवरी 2003 को डोली की मौत हो गई, और इसका शव आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये डोली के बारे में अखबार में छपी प्रिंटिंग ली मैंने। डोली किस प्रकार से निर्माण हुई देख लो, वही एक तो ली अपने डोली भेड़ की, डोली की जो माँ थी उसकी क्या ली अपन ने, अंड कोशिका, और एक ली अपन ने कायिक कोशिका। अंड कोशिका और कायिक कोशिका, अंड कोशिका केंद्र को निकाला तो ये इस प्रकार की बन गई, इसके केंद्र को निकाल के इसमें डालेंगे तो ये इस प्रकार की कोशिका बन गई। अब ये सलित कोशिका हो गई। इस सलित कोशिका का एक भ्रूण बना, उस भ्रूण को किसमें डाल दिया, डोली की माँ में डाल दिया, और फिर क्या पैदा हो गई, क्लोनिंग डोली पैदा हो गई। अब प्रश्न बनते हैं यहां से कि क्लोन किस किस का कौन सा है। तो मेडक का पहली बार क्लोन बनाया गया 1950 में। 1997 में रोजलिन सेंटर ऑफ स्कॉटलैंड से इयान विल्मुट के द्वारा प्रथम स्तनधारी डोली भेड़ का क्लोन बनाया गया। भेड़ के क्लोन कौन कौन से हैं, डोली, पोली, मोली, डोली, पोली, मोली, मैगर, मॉर्गन। ये प्रश्न आ सकते हैं। निम्न में से भेड़ के कौन से क्लोन नहीं है या कौन से हैं, तो आप बिल्कुल इसको नोट करना। भेड़ के क्लोन डोली, पोली, मोली, मेगर और मॉर्गन। बंदर के क्लोन कौन से, नेति, दंतो एवं एंट्री। नेति,
दांतो एवं एंड्री। गाय की चारली, गाय की चारली। भैंस की गरिमा और महिमा, महिमा फर्स्ट और महिमा सेकंड। ये महिमा फर्स्ट और सेकंड किसने बनाई थी? केंद्रीय दुग्ध प्रयोगशाला करनाल हरियाणा में बनाई गई थी। इंजोज इंपॉर्टेंट है, आरएस में आ चुका है। मादा ऊंट का क्लोन है ये इंजोज। बकरी की नूरी, यौक की नौग्याल, नौग्याल या नाग्याल। मानव का पहली बार क्लोन बनाने का प्रयास किया था प्रोफेसर एटोरी ने। ठीक है, तो ये कुछ क्लोन के बारे में आप जरूर ध्यान रखना। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनः संयोजी डीएनए, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। इसका जो थोड़ा डेल है वो अगली क्लास में अपन ले लेंगे। प्रज्ञ शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती, देखो माना कि किसी माँ का गर्भाशय काम नहीं कर रहा है या गर्भाशय में अंडाणु का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या फिर बच्चा ठहर नहीं रहा है, तो प्रज्ञ शिशु या फिर ऐसे कह सकते हैं माँ के गर्भाशय के ऊपर जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां निषेचन नहीं हो रहा है। तो निषेचन करवाने के लिए बाह्य पर्यावरण या वातावरण प्रदान करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो कैसे होता है वो देखो आप, ये कोई नर है और ये कोई मादा है। इस नर का होगा शुक्राणु और मादा का हुआ अंडाणु। इन शुक्राणु और अंडाणु का क्या करते हैं? निषेचन करवाते हैं। किस में करवाते हैं? परक नली में करवाते हैं। अब क्या होता है? इसका विभेदन होता है। जो भी निषेचन हुआ, इसका निर्माण हुआ, जाइगोट या युग्मक का निर्माण हुआ, युग्मनज का निर्माण, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण हुआ, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। फिर उसका क्या होगा? विभेदन होगा। विभेदन होने पर लगभग 16 कोशिकाओं की अवस्था बनती है, इसे कोरक बनता है, कोरक। इस 16 कोशिकाओं की अवस्था को मां के गर्भाशय में डाल देते हैं और इस गर्भाशय से टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण होता है या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इस तकनीक के माध्यम से मादा के शरीर से अंड कोशिका प्राप्त करके उसका निषेचन नियंत्रित परिस्थितियों में नर शुक्राणु से करवाया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है। यदि अंड कोशिका का निषेचन सही प्रकार से हो जाए तो विदलन होना प्रारंभ हो जाता है और उसे मां के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। मादा अंडाणु लिया, नर का शुक्राणु लिया, परक नली में निषेचन करवाया, फिर उसका होगा क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब विदलन, कोशिका विभाजित हुई और मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। विश्व में प्रथम प्रज्ञनली शिशु बना था 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में। लुइस जॉय ब्राउन उसका नाम था। भारत में प्रथम हुआ था 1986 को हर्षा, ये ध्यान रखना। अब है कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन क्या होता है? आपने देखा होगा आज वर्तमान में जो पशुओं का, पहले गाय वगैरह जो गर्भाधान होती थी वो एक नेचुरल प्रोसेस होता था, जैसे सांड मिल जाता था हर कहीं। आज दवाइयों के माध्यम से या फिर वो कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गर्भ का धारण करवाया जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है? तो देखो, ऋतुमयी मादा, मतलब जिस समय वो जो मादा होती ऋतुमयी अवस्था में होती है उस समय उसकी योनि में यंत्र द्वारा वीर्य का स्थानांतरण करवा दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। इसकी विधि क्या होती है? सबसे पहले वीर्य का एकत्रीकरण किया जाता है, यानी जो भी जिस पशु को या किसी भी माना घोड़ा है तो घोड़े के वीर्य को इकट्ठा किया जाता है। तो उसको वीर्य को इकट्ठा किस प्रकार से कर सकते हो? एक अच्छे नर पशु को लेते हैं और उसका स्पंज विधि के माध्यम से या विद्युत उद्दीपन विधि से शुक्राणुओं को इकट्ठा या वीर्य को इकट्ठा किया जाता है। फिर उस वीर्य को रखा जाता है, यानी परीक्षण, शुक्राणु की संख्या कितनी है उसको फिर टेस्ट करते हैं कि इसमें शुक्राणु कितने, शुक्राणु अच्छे हैं तो फिर आगे भेजते हैं ताकि और अच्छी नस्ल पैदा हो। शुक्राणु की संख्या, उसका जीवन का समय कितना है, संयोजन क्षमता कितनी है, फिर उसको कंजर्वेशन करते हैं। सीमन कंजर्वेशन मतलब वीर्य को संरक्षण रखा जाता है। कैसे? वीर्य को थोड़ा पतला करते हैं। पतला किससे करते हैं? एक तो अंडपित फास्फेट से, दूसरा अंडपित ग्लाइसिन से। इन दोनों से पतला करते हैं और किस में रखते हैं? 196 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन में, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो तरल नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखना नाइट्रोजन में रखते हैं। नाइट्रोजन कैसा? तरल, जिसका तापमान कितना होता है? -196 डिग्री
सेंटीग्रेड। अब जो वीर्य है उसको योनि हस्त विधि या सेंटोवेजिनल विधि के माध्यम से जो मादा है उसकी योनि में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह प्रोसेस होता है कृत्रिम गर्भाधान का। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देखो बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। पहला क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है या फंजाई है। इस कवक के द्वारा क्या होता है, तो देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1930 में पेनिसिलियम नामक एक औषधि बनाई थी। पेनिसिलियम औषधि बनाई थी पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से 1930 में। किसने बनी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो औषधि बनाई थी ये कैसी प्रकार की औषधि थी, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि थी। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले सबसे पहली एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि कौन सी थी, तो ध्यान रखना पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी, 1930 में। किससे की थी, पेनिसिलियम नोटेटम से की थी। दूसरा फैक्ट है 1953 वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। 1971 में 1971 में वेर्नर अर्बेट ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी जिससे डीएनए खंडों को काटा जा सकता है। तो यहां से दो बातें क्लियर हो रही है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किया, दूसरा डीएनए के खंडों को काटता है। दूसरा हो क्या होगा कि किसकी खोज किसने की थी, वेर्नर अर्बेट ने की थी। 1980 में पॉल बर्ग ने, फ्रेडरिक सेंगर ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की खोज की थी। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की विधि की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो फ्रेडरिक सेंगर और पॉल बर्ग। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर पांचवा है पादप उत्तक संवर्धन में यानी प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन जड़ों का विकास करता है। ऑक्सिन का नाम है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड या 2,4-D। साइटोकाइनिन का उपयोग कैलस संवर्धन में किया जाता है। साइटोकाइनिन और जो ऑक्सिन होते हैं ये हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है। इनका उपयोग क्या होता है, माना कि मैंने गुलाब की एक टहनी ले ली, उसको ऑक्सिन में डुबो दी तो जड़ें निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्लांट्स हार्मोन होते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है, किसी भी जीव में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं या म्यूटेशन कहते हैं। और ये म्यूटेशन के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, उत्परिवर्तनजन या म्यूटीजेंस होते हैं। ये क्या होते हैं म्यूटीजेंस, देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो केमिकल म्यूटीजेंस और दूसरे होते हैं फिजिकल म्यूटीजेंस। केमिकल या रासायनिक उत्परिवर्तजन कौन होते हैं, ईएमएस यानी एथिल मीथेन सल्फोनेट और दूसरा सोडियम एजाइड। यदि शरीर में या कोई प्रवेश हो जाए, शरीर में एंट्री हो जाए तो क्या करते हैं, ये म्यूटेशन कर देते हैं, जीन का हेर फेर कर देते हैं। दूसरा फिजिकल चेंजेस, तो अल्फा किरणों से हो सकता है, बीटा से हो सकता है, एक्स किरणों से हो सकता है, गामा किरणों से हो सकता है, या रेडियो एक्टिव किरणें होती है उसके माध्यम से उत्परिवर्तन हो सकता है। ये अपने बातें उसमें कर चुके हैं, किसमें, वंशानुगत या जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर। संकरण या हाइब्रिडेशन क्या होता है, विभिन्न जीन प्ररूप वाली समष्टियों में संगम कर जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा था खच्चर और ब्रेगलुस गाय। कैल्प ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आयोडीन की मात्रा वाला शैवाल कौन सा होता है, कैल्प। एग्जाम में आया हुआ है कि सर्वाधिक आयोडीन की मात्रा वाला शैवाल कौन सा है, तो कैल्प। प्रोटीन वाली शैवाल कौन सी होती है, नोरी, कोम्बू, कैल्प और आइरिस मॉस। नोरी, कोम्बू, कैल्प और आइरिस मॉस, NCCI। नोरी, कोम्बू, कैल्प और आइरिस मॉस। नोरी जो ऐसा प्रोटीन वाला शैवाल है जिसमें 25 से 30% प्रोटीन होता है, संतरे से 1.5 गुना विटामिन सी होता है, यानी संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी होता है। आयोडीन की बहुत अधिक मात्रा होती है, नोरी में इतना महत्वपूर्ण चीजें होती थी। यदि एग्जाम में आ जाए कौन से शैवाल में प्रोटीन, विटामिन सी और आयोडीन की भरपूर मात्रा होती है, तो नोरी, ध्यान रखिएगा। कैंसर रेडियोथेरेपी, देखो कैंसर क्या चीज होती है, पहली चीज तो ये कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, कोशिकाओं की अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, अनियंत्रित वृद्धि होती है, यानी कोशिकाएं बिना किसी कंट्रोल के बढ़ती रहती है और गांठ समान संरचना बनाती है, कैंसर कहलाता है। कैंसर के लिए ऑन्कोजीन जिम्मेदार होते हैं,
कैंसर के लिए कौन से जीन जिम्मेदार होते हैं? ऑन्कोजीन जिम्मेदार होते हैं। और कैंसर के माध्यम से कोशिकाओं की वृद्धि होती रहती है। ये ऑन्कोजीन किसी में भी हो सकते हैं, जैसे निकोटीन जैसे पदार्थों में हो सकते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, कोशिकाओं में अनकंट्रोल्ड वृद्धि उत्पन्न करवाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें यहां अपन पढ़ेंगे कीमोथेरेपी। कैंसर का इलाज किस थेरेपी से होता है? कीमोथेरेपी से होता है। कैंसर की रेडियोथेरेपी दो प्रकार से हो सकती है। थेरेपी, कैंसर की जो थेरेपी होती है दो प्रकार की होती है, एक दर्द निवारक और दूसरी निदानात्मक। ध्यान रखना, कैंसर का इलाज दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है दर्द निवारक, केवल दर्द को खत्म करते हैं, और दूसरा होता है निदानात्मक, उस कैंसर की जो ट्यूमर यानी जो गांठ बनी उसको पूरा ही हटा दो। तो दर्द से राहत दिलाने वाली थेरेपी कहलाती है दर्द निवारक या पैलिएटिव थेरेपी। और निदानात्मक पद्धति होती है या क्यूरेटिव थेरेपी होती है, उसमें बहुत अधिक विकिरण डालते हैं, जिससे जो कैंसर वाली जो ट्यूमर है, अबूर्द है, उसको पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं। इसमें विकिरण की बहुत कम मात्रा होती है, इसलिए केवल दर्द से ही राहत मिलती है, लेकिन इसमें बहुत अधिक विकिरण डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, अबूर्द यानी जो ट्यूमर या गांठ बनी उसका विनाश कर दिया जाता है। ब्रैकीथेरेपी, तो ब्रैकीथेरेपी होती है अबूर्द में रेडियो सक्रिय पदार्थ का स्थापित करना। माना कि जैसे अपन को गांठ का कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गांठ हैं, तो शरीर में क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ डाल देते हैं, वो वहाँ जाके रुकते हैं जहाँ गांठ होती है। तो फिर क्या होता है, वो फिर उसको रेडियो एक्टिव तत्वों को ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पर है, उस गांठ का इलाज कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी। लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये मस्तिष्क अबूर्द निवारण में काम आती है। तो ये अपना मुख्य तौर से चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी वाला। देखो मैंने टॉपिक्स इसमें लिए हैं, कुछ टॉपिक छूटे हुए भी हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये आपको केवल एनालिसिस करना है, कहीं से भी कर लीजिए लेकिन अच्छे से कीजिएगा। नई प्रकार की कौन सी आरटीपीसीआर है, ये जांचें बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन अपने जो सिलेबस के अनुसार देख रहा हूँ तो ये जो इतनी मैंने जानकारी दी सफिशिएंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राजस्थान सीईटी के चैनल पर आपको तमाम विषयों के पूरे वीडियोस उपलब्ध हैं, वहां जाके आप जरूर देखिएगा। और इसका अगला वीडियो देखना तो यहां पर आपको जो लिंक दे रखी वहां जरूर क्लिक करके अगला वीडियो देख सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो तक पहुंच सकें। साथ में यदि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको तमाम नोट्सों की पीडीएफ पहुंच सके। Thank you very much.